Hello everyone and welcome to my channel CSIR Net Simplified with Pooja. I am Pooja and in today's video we will be covering introduction about blood and along with its volume density and viscosity. This video is a part of the playlist Animal Physiology and in the upcoming videos we will be covering the topic of blood in detail. So let's get started. Blood is considered as a specialized connective tissue. पहले तो हम ये देखते हैं इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करता है और ये लिंक करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. अब हम इसे स्पेशलाइज्ड क्यों बोलते हैं हम आगे समझते हैं कि क्यों बोलते हैं. ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? बोन होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ब्लड होते हैं. इसको हम स्पेशलाइज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन जो बाकी बोन होती है और कार्टिलेज होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हार्ड होता है, फर्म होता है. लेकिन ब्लड में क्या होता है? लिक्विड होता है, इसलिए हम इसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सपोर्ट करता है और लिंक करता है. कैसे? बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स. ब्लड के अंदर दो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है सेलुलर या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरे होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या इसमें इस केस में बोलेंगे प्लाज्मा. ओके, तो जो हमारे सेलुलर पार्ट होते हैं वो उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. उसमें आते हैं हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कर देता है टू लंग्स फॉर एक्सहेलेशन. वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन और सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को. प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि छोटे छोटे सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग के टाइम पे हेल्प करते हैं. अगर हमें कट लग जाता है तो वहाँ पे हमारा ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, तो अगर ब्लड लॉस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि क्लॉट बनना बहुत ज़रूरी है. तो क्लॉट बनने में जो हेल्प करते हैं वो हमारी प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. तो अभी तक हमने देखा कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. उसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं सेलुलर. पहला पार्ट है हमारा सेलुलर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं. दूसरा होता है हमारा सेलुलर मैट्रिक्स, इसे प्लाज्मा बोलते हैं. प्लाज्मा एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और ब्लड की वॉल्यूम की बात की जाए तो 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम हमारी प्लाज्मा होती है. ये मोस्टली वाटर होता है और इसके अंदर वाटर मतलब सिंपल वाटर नहीं होगा, अभी हम देखते हैं इसमें और भी चीज़ें होती हैं. और ये कंटेन करता है प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स. एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स. प्लाज्मा का जो फ्लूइड नेचर होता है वो ही डिस्टिंग्विश करता है ब्लड को बाकी अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ से. बाकी में जैसे बोन है, कार्टिलेज है, वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला पार्ट है, वो हमारा रिजिड होता है, ये फर्म होता है. लेकिन ब्लड में ये लिक्विड होता है, इसीलिए हम इसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. जो प्लाज्मा है वो हमारा लिक्विड है तो ये इनेबल करता है. तो इस क्यों है ये लिक्विड? क्योंकि जो ब्लड है उसका ये काम है कि उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. तो बेसिकली क्या करता है, ये इनेबल करता है ब्लड सेल्स को कि वो सर्कुलेट हो पाएँ पूरी बॉडी के अंदर और इंश्योर करता है कि स्मूथ ट्रांसमिशन हो गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्टेस का. लेकिन अगर जैसे बोन में हम बात करें तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? वो हार्ड है, कार्टिलेज में भी हार्ड है. प्लाज्मा क्या करता है? ब्लड को फ्लूइड और मोबाइल बनाता है और यही इसका यूनिक रोल है अमंग द कनेक्टिव टिश्यूज़. अब ब्लड को आप कभी भी देखेंगे तो ब्लड आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा, मतलब आप उसके आर पार नहीं देख सकते, ओपेक होता है वो. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ वाटर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि सेल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि सब फ्लोट कर रहे होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ये प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये लाइट को क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं फ्रॉम पासिंग थ्रू और ब्लड को ये ओपेक लुक देती हैं.
अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं इसमें पाए जाते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं क्लॉटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देन हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स जो कि सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी को, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये हेल्प कर रहे हैं नर्व सिग्नल्स को कंडक्ट करने में, मसल के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, बॉडी के केमिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब आपने कभी देखा होगा ब्लड किस कलर का होता है? सबको पता है खून लाल होता है। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर हमने सेल वाला पार्ट, सेल्स देखे थे, सेल्स के अंदर हमने देखे थे आरबीसीज। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारा रेड कलर के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़ एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिमूवल। तो जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये इसको एक ब्राइट रेड कलर देता है। इसीलिए अगर हम आर्टेरियल ब्लड को देखेंगे तो वो हमें रेड नज़र आता है, लेकिन वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता है हीमोग्लोबिन, इसलिए वहाँ पे वो रेड कलर नहीं दे पाता ब्लड को। तो वीनस ब्लड हमेशा हमें डार्कर रेड नज़र आएगा, ब्लूइश नज़र आएगा, लेकिन आर्टेरियल ब्लड हमेशा हमें रेड कलर का नज़र आता है। अब ब्लड नॉर्मली स्टे करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ब्लड ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूम रहे, नहीं, ब्लड एक प्रॉपर एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर ही रहता है। ठीक है, जब हम कट लगता है ना हमें, तो बेसिकली वहाँ पे हमारी कोई ना कोई वेसल कट होती है, तो वहाँ से ब्लड हमारा निकलता है। जब तक वो कट नहीं होगी तब तक नहीं निकलेगा। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक क्लोज्ड नेटवर्क है जो कि डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्टेज को रिमूव कर रहा है बॉडी से। इसमें हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला है हार्ट, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड तीसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट क्या है? एक पावरफुल पंप है। हमें पता है हार्ट इज़ पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जो कि पुश करता है ब्लड को थ्रू द एंटायर नेटवर्क ऑफ वेसल्स। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें कि 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ताकि ब्लड को पूरी बॉडी में मूव कराया जा सके। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे आती है लंग्स एंड पल्मोनरी वेसल्स। ये ब्लड को ट्रैवल कराती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरीज टू पिक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर हार्ट को रिटर्न करता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ओके, रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी आती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि हार्ट से दूर लेकर जाते हैं टू द वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। और वेन्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हार्ट के पास वापस लेकर आते हैं। और कैपिलरीज क्या होती है? छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जहाँ पे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज का एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज बेसिकली कनेक्ट करती हैं हमारी आर्टरीज को और वेन्स को, और इनकी पतली पतली वॉल्स अलाउ करती है मटेरियल्स को टू मूव बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज़। ये जो अरेंजमेंट है ये इंश्योर करता है कि ब्लड इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो जहाँ पे भी बॉडी को ज़रूरत है, और जो चीज़ें रिमूव होनी है वहाँ से वो रिमूव हो जाए। तो बेसिकली ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि ब्लड हमारा प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली जो मूव कर रहा है वो एक सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है, ऐसा नहीं वो इधर उधर मूव कर रहा है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के वॉल्यूम की। अगर हम किसी हेल्दी एडल्ट की बात करें तो ब्लड हमारा 6 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। तो अगर मतलब हम बात करें किसी भी 60 kg पर्सन के बारे में, तो उसका 3.5 to 4.5 kg का जो kg ब्लड है बेसिकली विद, अगर हम बात करें कि उसका जो 3.5 to 4.5 kg वो ब्लड ही है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो मतलब 60 kg में से 3.5 से 4.5 किलो उसका ब्लड है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर लगभग हमारे 1 किलो के बराबर होता है। तो अगर हम
टोटल ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वो मेन और वुमेन में डिफ़र करती है। वुमेन में 4.5 से 5.5 लीटर होता है ब्लड, और मेन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो मेन का जो बॉडी साइज़ होता है वो लार्ज होता है और उनके अंदर ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स काउंट होते हैं, आरबीसी की काउंट ज़्यादा होते हैं, उनका बॉडी साइज़ ज़्यादा होता है। मेल्स में क्या होता है, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में। तो ये जो न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ना हमारे, जो कि एक प्रोसेस होता है हिमेटोपोइसिस, जो कि बोन मैरो में हमारा होता है। बोन मैरो के अंदर एक प्रोसेस होता है नए ब्लड सेल्स के बनने का, उसको बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। तो जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है वो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो मेन में ज़्यादा होगा, वुमेन में कम होगा। अब अगर हम डेंसिटी ऑफ ब्लड की बात करें तो ये मेनली इन्फ्लुएंस होता है बाय द नंबर ऑफ सेल्स इट कंटेन्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा। अगर ब्लड की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा आरबीसी सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स। तो इसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारा डेंस होता है विथ फ्यूअर ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अगर जो प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन है वो भी एक रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल डेंसिटी। अगर हम ब्लड और वाटर को देखें ब्लड वर्सेस वाटर देखें तो वाटर की डेंसिटी होती है 0.99 to 1.00 ग्राम पर ml रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम ब्लड की डेंसिटी देखें तो वो होती है 1.05 to 1.06 ग्राम पर ml, जिसकी वजह से ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर नहीं है इतने सारे ये चीज़ें, इतने सारे सेल्स वगैरह, लेकिन ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से वो उसको हैवी बना रहे हैं। तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम्स, दोनों की इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं ब्लड की और वाटर की, तो आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा हैवी होगा। ब्लड ज़्यादा हैवी होगा, क्योंकि 1 ml ऑफ ब्लड में 0.99 to 1.00 ग्राम वेट है, और अगर हम सेम 1 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 1.05 to 1.06 ग्राम वेट है। तो अगर हम अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी भी अलग अलग डेंसिटी होती है। रेड ब्लड सेल्स की डेंसिटी होती है 1.11 to 1.115 ग्राम पर ml, जिसकी वजह से वो हैवीएस्ट कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हाई हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होती। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये टिपिकली 1.07 to 1.08 ग्राम पर ml होता है, और इस मतलब ये रेड ब्लड सेल से कम होती है इसकी डेंसिटी। और इसके अंदर भी ना सब टाइप्स होती है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, हम आगे देखेंगे, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स हैं, इनकी तो डेंसिटी और भी ज़्यादा कम होती है, तो लोअर रेंज होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज से लाइट होते हैं ये, स्टिल ये ओवरऑल डेंसिटी में ऐड तो करते हैं पर इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ये जो डिफरेंसेस है डेंसिटी में, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड सेल्स को अलाउ करते हैं लैब्स में, अगर हमें ब्लड सेल्स को सेपरेट करना है तो उनके डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं विद द प्रोसेस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एग्जाम्पल, आरबीसीज क्या करेंगी इस प्रोसेस के बाद, सबसे नीचे बैठ जाएंगी जाकर क्योंकि उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स क्या करेंगी, लेयर बनाएंगी एक दूसरे के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं बफी कोट। अब अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, ब्लड की विस्कोसिटी का मतलब है कि वो कितना थिक है या वो फ्लो को लेके कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ब्लड की ज़्यादा होती है, पानी की कम होती है। तो आप खुद भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो बता सकते हैं कि हाँ विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ब्लड की होगी। तो क्योंकि इसके अंदर, ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारे सस्पेंडेड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं इसके प्लाज्मा के अंदर। ये जो प्रॉपर्टी है डिटरमाइन करती है कि कितनी इजीली जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है हमारी ब्लड वेसल्स से, और कितनी हार्ड हमारा हार्ट उसको पंप करता है कि वो मतलब वर्क कर सके, मतलब ब्लड प्रॉपरली मूव कर सके। उसके लिए हमारा हार्ट कितना हार्डली उसको पंप कर रहा है, कितना इजीली वो ट्रैवल कर पा रही है ब्लड वेसल्स से। विस्कोसिटी को, ब्लड की विस्कोसिटी अगर हम पानी से कंपेयर करें तो ब्लड इज़ अबाउट 3.5 to 5.5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, मतलब कि
इतना ज़्यादा विस्कस है ये पानी से। और वाटर फ्लोज इजीली विद लो रेजिस्टेंस, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं मोर स्लोली ड्यू टू इट्स रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स एंड डिजॉल्व प्रोटीन्स। सो ऑल्दो ब्लड की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है पानी से, लेकिन जो उनकी विस्कोसिटी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा थिक होता है डिस्पाइट देयर सिमिलर वेट पर वॉल्यूम। अब अगर हम फैक्टर्स देखें ब्लड की विस्कोसिटी को क्या क्या अफेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल काउंट, जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे, जैसे कि कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड थिक हो जाता है और हार्ड हो जाता है उसको पंप करना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है फ्लो को लेके, तो पंप हार्ट को और भी ज़्यादा हार्डली उसको पंप करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस होगा बड़े बड़े प्रोटीन्स का, जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, तो ये इंक्रीज़ कर देता है लिक्विड की थिकनेस को और एनकरेज करता है कि आरबीसीज आपस में क्लम्प हो जाए, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें क्या करती है, विस्कोसिटी को बढ़ा देती हैं। टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर्स में बात करें तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी एंड बाय मेकिंग द प्लाज्मा फ्लो लेस इजीली। हायर विस्कोसिटी शो करती है ब्लड के फ्लो को, इंक्रीज़ करती है, हार्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा, जितनी ज़्यादा थिकनेस है, जितनी ज़्यादा हायर विस्कोसिटी, उतना ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, इसकी वजह से सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करता है। जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना इजीली फ्लो करेगा वेसल्स से, बट उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिलीवरी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी काउंट यहाँ पे बहुत कम होगा, जैसे कि कंडीशन होती है एनीमिया। एनीमिया में आरबीसी काउंट कम होएगा, आरबीसी काउंट कम होएगा तो हीमोग्लोबिन कम होएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की डिलीवरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड की विस्कोसिटी अगर हम एक हेल्दी अडल्ट में देखें नॉर्मल रेंजेस में, तो वो होती है 2.3 to 4.1 सेंटीपॉइस एट द बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल थिकनेस अलाउ करती है ब्लड को कि वो फ्लो कर सके एफिशिएंटली वाइल डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। कंडीशंस विद हाई ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, ये थिकर हो जाती है किन किन कंडीशंस में, डिहाइड्रेशन में, स्पेशली डायरिया में, क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्लाज्मा की वॉल्यूम कम हो गई है। पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा कि ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस या सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी हमारी बढ़ जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टिकीनेस बढ़ जाएगी। फाइब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन्स हमने पढ़ा था कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो अगर वो बढ़ जाएंगे तो स्टिकीनेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्लम्पिंग होने लगेगी हमारी रेड ब्लड सेल्स की, जिसकी वजह से भी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो उसमें भी डिफॉर्मिटी, जो रेड ब्लड सेल्स आपको पता है कि सिकल सेल की सिकल शेप में हो जाते हैं, तो वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाते ब्लड वेसल से, क्योंकि वो स्क्वीज़ नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है फ्लो को लेके। अगर हम ब्लड की कंडीशंस विद लो ब्लड विस्कोसिटी बात करें, कब विस्कोसिटी कम होती है, इनकी ब्लड कब थिन होता है, एनीमिया में। एनीमिया में हमारा रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से थिकनेस और विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ओवर हाइड्रेशन की बात करें, अगर हम फ्लूइड बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा की वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सेलुलर एंड प्रोटीन कंटेंट हमारा क्या होता है कि मतलब जो हमारा ये डाइल्यूट हो जाता है, प्लाज्मा ना हमारा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने पानी का इंटेक कर लिया होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड हमारा होता है वो लेस विस्कस हो जाता है। अब अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें ना, तो हेल्दी अडल्ट हमने अभी पढ़ा था, ब्लड की विस्कोसिटी टिपिकली मेंटेन रहती है हमारे 2.3 to 4.1, ठीक है। और ये जो बैलेंस होता है ये इंश्योर करता है कि ब्लड फ्लो ऑप्टिमल रहे, स्ट्रेन ना पड़े हार्ट के ऊपर और इफ़ेक्टिवली सर्कुलेशन हमारा हो। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, सीरम और प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, देखिए प्लाज्मा और सीरम दोनों के दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, लेकिन ये डिफ़र करते हैं कि हम इन्हें कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और इनकी प्रोटीन कॉम्पोजिशन, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, एक पेल येलो फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के अंदर रह जाता है, जिसमें कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट, अगर हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को रिमूव कर देंगे
ब्लड से और एंटीकोएगुलेंट यूज़ करेंगे ताकि क्लॉटिंग ना हो, तो हमें मिलता है प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 8, फैक्टर 9। ठीक है, प्लाज्मा क्या कर रहा है, 55% ब्लड वॉल्यूम बना रहा है और ये सर्व कर रहा है एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, मेटाबॉलिक वेस्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन अगर हम सीरम की बात करें ना, प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा में हमने क्या किया था, एंटीकोएगुलेंट यूज़ किया था, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो रही थी हमारी। ओके, क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, तो जब हमने सेल्स को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो बचा वो प्लाज्मा बचा, जिसके अंदर की क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हम कोएगुलेशन करा देते हैं तो जो हमारी क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं वो यूज़ हो जाएंगे, और फिर हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को भी रिमूव कर दें और क्लॉटिंग भी करा दें, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिमूव हो गए। तो जो अब हमारे पास बचेगा ना, उसे बोलते हैं हम सीरम। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है लिक्विड, मतलब ब्लड में से अगर हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रिमूव कर दें और उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट ऐड कर दें, यानी कि उसे कोएगुलेशन ना होने दें, तो उसकी उसकी क्लॉटिंग ना होने दें हम लोग, तो जो अब हमारे पास बचेगा वो बचेगा प्लाज्मा। लेकिन अगर हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रिमूव करने के साथ साथ क्लॉटिंग भी करवा दें, उसको नेचुरली क्लॉट होने दें, एंटीकोएगुलेंट ऐड ना करें, तो अब जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा सीरम। ओके, तो सीरम इज़ प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो सीरम हमारा क्या है, क्लियर फ्लूइड है जो कि ऑब्टेन करता है, होता है ब्लड से। अगर उसको नेचुरली क्लॉट करने दें, फॉलोइंग बाय, अगर हम उसके बाद हम पहले हम ब्लड को नेचुरली क्लॉट होने दें, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्लॉट्स और सेल्स को मतलब रिमूव कर दें, तो अब हमें जो मिलेगा वो बचेगा सीरम, क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ फिर भी रह जाते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन, फैक्टर 8, फैक्टर 9, प्रोथ्रोम्बिन एंड कुछ, मतलब थोड़े बहुत फिर भी रह जाते हैं। पर आपको बस इतना याद रखना है कि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं होते और प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस सीरम स्टिल कंटेन्स, सीरम के अंदर फिर भी इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ एंड बहुत सारे प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व नहीं हुए थे क्लॉटिंग में, वो रह जाते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बात करें तो प्लाज्मा हमारा फ्लूइड पार्ट है ऑफ द नॉन क्लॉटेड ब्लड, एंड जो हमारा सीरम है वो फ्लूइड पार्ट है क्लॉटेड ब्लड का, एंड वो प्रोटीन्स को लैक कर रहा है। ओके, so that was a quick and simple introduction to blood along with its volume, density and viscosity, and we will explore more important aspects of blood step by step in the upcoming videos. If you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe to CSIR Net Simplified with Pooja for more easy to understand lessons. Thank you for watching. See you in the next video.